हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफ लाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। क्यों, ऐसा ही कुछ है। मानता हूं मैं कि आपको सभी कंटेंट मिल रहे हैं। निवेदन समझते हैं ना, क्या है कि मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रखें ताकि अक्षर आपको स्पष्ट दिखाई दे। दूसरी बात, क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अगर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हैं, आप एक एक को पढ़िए और अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का पहला चैप्टर मैंने आपको दे दिया और उसमें मैंने बताया माध्यम क्या है, सघन माध्यम, विरल माध्यम की कैसे मुड़ता है, कैसे नहीं मुड़ेगा, परिभाषाएं क्या है इनकी, और क्या बताया कितने नियम होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। स्नेल का नियम साइन आई अपान साइन आर बराबर म्यू। म्यू का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नियतांक। तो यहाँ तक ने हम कर ली है चर्चाएं। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अपने कार्य को आगे करते हैं। हम आज पढ़ेंगे अपवर्तन के प्रमुख परिभाषाएं, प्रकाश के अपवर्तन की प्रमुख परिभाषाएं। तो चलिए प्रमुख परिभाषाओं से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनके डायग्राम को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये भैया एक सतह है और आपतित किरण आती है, और इसका क्या है भाई, मूल रास्ता तो यही है। नहीं, थोड़ा सा तिरछा हो गया। ये आपतित किरण आ रही, जाना इसको ऐसे सीधे चाहिए ना, लेकिन इस पे खींचा जाता है अभिलंब, जानते हैं। अब ये जब अभिलंब खींचा गया तो इनके बाद क्या बन जाता है, इनके बाद बनता भाई से हम मान लेते हैं ये वायु है, क्योंकि बिना माध्यम का अपवर्तन नहीं होगा, इसे हमेशा याद रखना। ये वायु है और ये क्या है भैया, इसको हम मान लेते हैं कांच। क्या मान लेते हैं, कांच। जब ये वायु है तो वायु कैसा माध्यम हो जाएगा, तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए कि ये विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल। और ये अगर विरल है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सघन। आपको नियम पता है ना, क्या नियम, सघन से विरल तो क्या होंगे, दूर, और विरल से सघन तो क्या होंगे, पास। किसके भैया, अभिलंब के। किसके, अभिलंब के। ये दो नियम आप हमेशा याद रखो। तो ये विरल है, विरल से जा रहे हो सघन में, तो ये इसका मूल रास्ता तो ये था ना, इसका मूल रास्ता ये है कि ये सीधी रेखा आ रही है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही विरल में से आप सघन में जाओगे तो ये क्या होगा भैया, अभिलंब के पास होते हुए चली जाएगी। तो ये अभिलंब है और ये देखो किरण क्या हो रही है, पास हो रही है। तो यहां से ये कोण बनेगा आई और ये कोण बन जाएगा भैया क्या, आर। तो इसका नाम क्या है, तो आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण। इनका नाम है अपवर्तित किरण और इनका नाम क्या है, ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और भाई क्या है, ये माध्यम है विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है। हाँ, एक बचा भाई क्या, आई बचा। आई का नाम क्या है, आपतन कोण। और एक बचा भाई आर। क्या बचा, आर। आर का नाम है अपवर्तन कोण। आर का नाम क्या है, अपवर्तन कोण, या कहीं कहीं पे अपवर्तित कोण भी लिखा मिलेगा आपको। तो यहां तक आप बात समझिए। अब इनकी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इनकी परिभाषाओं की बात करें तो चलो देखो, आपतित किरण किसे कहते हैं ना, इनकी परिभाषा ना, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो लिखो भैया, आने वाली प्रकाश किरण को, किरण को आपतित किरण कहते हैं। बात समझ रहे हैं, यहां तक बात। आपतित किरण, आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। और अगर यहां से पूछे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तो अगर आपसे पूछे भैया अपवर्तित किरण का नाम क्या है, अपवर्तित किरण का नाम पूछे
अपवर्तित किरण की परिभाषा तो क्या है भैया, जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, किसके पश्चात अपवर्तन है, तो यहाँ पे लिखो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद जाने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। यहां से इसे नोट करके रखो, बहुत सरल है, सहज भाषा में। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, अपवर्तन के बाद जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हो, अपवर्तन किरण कहते हो, सॉरी अपवर्तित किरण कहते हो। आपतन बिंदु, यहां से देखो आपतन बिंदु, यहां पे है आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु की परिभाषा लिखोगे क्या, वही जो आप परावर्तन में लिखे थे, आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा कौन, अभिलंब, तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहां से नोट कर लीजिएगा आप, अपनी कॉपी में आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आप पहले हेडिंग डालिएगा किसका, अपवर्तित किरण, फिर सॉरी आपतित किरण, फिर अपवर्तित किरण, फिर क्या करना, आपतन बिंदु, इस तरह से लिखना है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, तो इस तरह से। अब चलो देखो भैया, हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है, जरा कंसंट्रेट होकर देखना, हमें बात करनी है आपतन कोण की। तो आपतन कोण की परिभाषा बड़ी सिंपल है ना, क्या सिंपल है, किनके बीच बच रहा है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये अभिलंब है, इसका नाम क्या है, अभिलंब। तो आई किनके बीच है, तो आपको तुरंत कहोगे सर ये तो आपतित किरण इधर से घेरी है और इधर से अभिलंब घेरा है, तो इनके बीच में है, तो बस वही तो बता दो, जहां है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहां नोट कर लेना आप। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किसके भैया, आपतन कोण का तो बात हो गया कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपवर्तन कोण की, आर की बात कर लेते हैं। कोण किसकी भैया, कोण आर, अपवर्तन कोण की। तो चलो देखो, इनकी परिभाषा में इधर लिख रहे हैं, जरा कंसंट्रेट होके देखना ना, क्या है अपवर्तन कोण, तो क्या लिखेंगे, ये भी किसके बीच है, तो ये अपवर्तन कोण आर अभिलंब और आपतित किरण के बीच है, तो लिख दो भैया अभिलंब और आपतित नहीं है, अपवर्तित है, क्या भैया, अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को किसके, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो फटाक से लिखना, क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। यहां तक नोट कर लिया आप। तो देखो बात कर लेते हैं हम अभिलंब की। अभिलंब क्या है भैया ना, तो अभिलंब क्या लिखेंगे, अभिलंब की ना, तो अभिलंब की परिभाषा आप सोचकर फट से लिखकर बताना, हमें लिखकर बताना नहीं, आपको अपनी कॉपी पर अभिलंब की परिभाषा लिख लेनी है, परावर्तन का चैप्टर देख करके।
आज समझ रहे हैं? तो यहाँ से आपकी बात समझ में आ गई होगी, आशा कि इनके सभी मुख्य परिभाषाओं की चर्चा हमने आपके बीच में कर ली। आपतित किरण क्या है? आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तन के बाद जाने वाली प्रकाश किरण, सॉरी, अपवर्तन के बाद जाने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और क्या भाई, अगर आपसे पूछे आपतन बिंदु, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों जिस बिंदु पर आके मिलते हैं आपतन बिंदु है। आपतन कोण आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को, अविलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। स्नेल नियम चर्चा कर लो फट से। स्नेल नियम, स्नेल नियम क्या है भैया? तो स्नेल नियम हमेशा याद रखना, बस कुछ नहीं, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या लिखना आपको? नियतांक लिखना है। क्या लिखना है? नियतांक, या फिर आप यहाँ पे म्यू भी लिख सकते हो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो आशा करता हूँ यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अपने। अब इनको प्रकाश के अपवर्तन में जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं हम, है ना? प्रकाश का अपवर्तन किनको पता था? भैया अर्जुन को पता था, तभी द्रौपदी को जीत लिया था इन्होंने। मछली की आंख में निशाना मारना, मतलब सीधी बात जानो आप, उसी समय ये प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिए थे अर्जुन भाई ना। तो चलिए हम इनकी उपयोगिताओं को पढ़ लेते हैं। अगर आप इनकी उपयोगिताओं को पढ़ लिए, अपवर्तन की घटना जान लिए और समझ गए, तो बड़ा मजा आएगा आपको। जो इस आप मेला देखने जाते होंगे ना, तो मेला में जो जादूगर वाले आते हैं, जादूगर तो नहीं कहते हम, जो गेम वोम खिलाते हैं ना, वो सब गेम में इनके बड़े फायदे होते हैं। चलिए अभी हम चर्चा करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। हेडिंग क्या भैया? दैनिक जीवन में उपयोग। अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ है? इनका दैनिक जीवन में क्या है उपयोग? इनके व्यवहारिक, या फिर व्यवहारिक उदाहरण ही बात कर लें, या फिर इनके प्रकाश से अपवर्तन के उदाहरण। एक भी और कंटेंट लिखा जाता है यहाँ पे भाई, उपयोग या फिर क्या भैया, उदाहरण। तो देखो सबसे पहले उदाहरण की बात कर लेते हैं। आपसे पूछेगा इनमें कौन सी घटना होती है, परावर्तन, अपवर्तन या फिर, तो इसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो पहला क्या भैया, घर पे आप बैठे रहना, ये पढ़ लेना, पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल कर सकते हो इनके वो अपवर्तन के उदाहरण को। जैसे पहले क्या है, ये एक बाल्टी है ना, बाल्टी में क्या भरा है भैया? पानी भरा है। क्या भरा है? पानी भरा है। तो आप जब इसमें कोई डालोगे क्या भैया? छड़ी ना। तो अच्छा देखो, ये है वायु, पानी क्या हो गए? द्रव। तो ये हो जाएगा कौन सा माध्यम? सघन। ये क्या हो जाएगा भैया? सॉरी, ये है विरल माध्यम, और ये कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। छड़ी की वास्तविक लंबाई ये है। अगर ये सतह है, मान लीजिए यहाँ से पानी शुरू हो रहा है, तो ये इसकी सतह हो जाएगी, जरा समझना। यहाँ पे खींचा जाएगा क्या भैया? अभिलंब। ये अभिलंब बनेगा। विरल से सघन में जाओगे तो क्या हो जाएगा मामला? अभिलंब के पास चले आओगे ना। तो छड़ी की वास्तविक स्थिति तो ये है, लेकिन छड़ी आपको ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी। छड़ी आपको कैसे दिखाई देगी? मुड़ी हुई दिखाई देगी। मतलब आप छड़ी आपको ऐसे सीधी ना दिखाई दे करके, पानी में आपको छड़ी ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो बात समझ में आई? क्या बताओगे? यही ना कि द्रव में डूबी छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है ना। पहला उदाहरण क्या होगा? तो यहाँ पे लिखते हैं भैया, अब चित्र तो मिटा ही सकते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। पहला, द्रव में डूबी हुई छड़ी मुड़ी क्यों दिखाई देती है? तो यहां से नोट कर सकते हैं, द्रव में क्या भैया? डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है ना।
तो यहाँ से आप लिखते हो। बात समझ गए क्यों दिखाई देती है? मैंने उदाहरण के साथ आपको पुष्टि कर दिया। घर पे भी आप चेक कर लेना, बाल्टी में छड़ी को डालोगे तो आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यही पूछेगा। दूसरा क्या है भाई? दूसरा इसका मतलब नियम क्या है, सॉरी इसका उदाहरण क्या है? तो दूसरा उदाहरण आप ध्यान रखो। आपको क्या होता है कि द्रव में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। द्रव में डूबा हुआ सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है। मतलब जब आप पानी में सिक्का डालोगे तो सिक्का अपने वास्तविक तल से आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, क्योंकि जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखोगे तो अभिलंब के पास होगी, तो इसलिए वो अपने तल से आपको उठा हुआ दिखाई देगा। ये मछली तालाब में अपनी सतह से उठी हुई दिखाई देती है। तीसरा, मछली तालाब में अपनी सतह से दूर दिखाई देती हैं। तो पूछे क्यों? तो बता सकते हैं आप। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है इनके कारण। बात समझना, बात को समझना भैया। तीसरा क्या है? रात्रि में तारों का टिमटिमाना। चौथा, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। यहां से रात्रि में तारे क्यों? बस प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब आप एक बार देखोगे तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से फिर सघन माध्यम में, इस तरह से, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछे इनका और कौन सा उदाहरण है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें क्षैतिज दिखाई देती हैं ना। सूर्य तथा तारे अपने वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं। क्या भैया? सूर्य तथा तारे अपने वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं ना। तो इन सभी का मूलभूत कारण क्या है भैया? इन सभी का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो आपसे अगर पूछे ना कि द्रव में डूबी हुई छड़ी ना मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण बता सकते हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित होती हैं। दूसरा क्या? द्रव में डूबा हुआ सिक्का अपने तल से ऊपर उठाई देता है। आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्या करना? इसका एक बाल्टी लेना, बाल्टी में यहाँ पे एक कटोरी रख देना, फिर इसके बाद आप सिक्कों को डालना, तो ये सिक्का जल्दी से कटोरी में पिलेगा नहीं। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। इनकी पुष्टि के लिए समुद्र के किनारे या फिर तालाब के किनारे मछली अपनी वास्तविक सतह से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, जैसा कि ये, या फिर अपनी सतह से दूर दिखाई देती है। तो अगर ऐसा कुछ पूछे तो अपवर्तन। जब आप तालाब के किनारे मछली पकड़ने जाते हैं तो मान लीजिए वास्तव में भैया अगर मान लीजिए ये मछली यहाँ पे है, तो पानी अगर इसके ऊपर है, तो आप सोचो वायु से देख रहे हो आप, सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हो, तो अभिलंब के पास वास्तव में मछली है, यहाँ आपको दिखाई देगी यहाँ। तो ये अपने तल से क्या होगी? ऊपर भी उठी दिखाई देती है। तो ये कंडीशन है। रात्रि में तारे का टिमटिमाना, सूर्य तथा तारों अपने वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं। किनके कारण? तो यहाँ से इसको नोट करके रखना, इसके कारण भाई प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इनका दैनिक जीवन में उपयोग पूछे या फिर इनके उदाहरण, तो यही इनके 400-500 उदाहरण है। दैनिक जीवन में इनका उपयोग भी है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षैतिज दिखाई देना, मतलब ऐसे कि बिल्कुल सपाट सीधे लहजा में दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
बाकी इनका लाल रंग पीला रंग क्यों दिखाई देता है तो हम उसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। तो इसके बाद हम जहाँ तक आपने इसे देखा समझ लिया, या फिर कहीं कहीं पे लिखा होता है मछली अपनी वास्तविक सतह से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी कंटेंट आपको समझ में आया। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है, अपवर्तन की घटना क्यों होती हैं, और इनके घटनाओं के उदाहरण क्या क्या हैं, इनके प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं। यहाँ से हमारा प्रकाश का अपवर्तन का चैप्टर जो होता है वो पूरा पूरा समाप्त होता है। बाकी आगे हम अगली परिघटनाओं, प्रकाश की अगली परिघटनाओं पे आपके बीच उपस्थित होकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, निवेदन समझते हैं। क्या निवेदन, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितना हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका परीक्षा तो देना बनता ही है ना, ताकि आप ये सुनिश्चित कर पाएँ कि हमें इतना आता है, मेरा इतना दमखम है। तो कहना भाई, इस सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। तो हमें तूफानों से यारी रखने का मतलब ये है कि ये सब हमारे लिए तूफान है, हम इनसे यारी रखेंगे। तो जब हम तूफानों से यारी रखेंगे तो फिर हमें कौन परेशान करेगा। तो आइए चलते हैं, हम अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।